हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को एनसीईआरटी बुक के माध्यम से रिवाइज करेंगे। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अगर देखें तो इसको समझने से पहले फर्स्ट वर्क आता है, क्योंकि मेन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो फ्लावर है। तो बिना फ्लावरिंग स्ट्रक्चर को समझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पॉसिबल नहीं है। तो सीधे माते जो आपको समझना पहले एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसको ऑलरेडी आप जानते हैं, फिर भी ब्रीफ करना है। कुछ बच्चे हो सकता है इससे अननोन हो, तो जान लें कि फ्लावर जिस स्टाक पर लगा रहता है, जो इसकी आपकी भाषा में कहे तो डंठल होती है। सपोज ये इसकी डंठल है, तो स्टेम से जहाँ से लगी है, सपोज ये लाइन जिसको हम कर रहे हैं ये स्टेम है, तो यहाँ से ये जो डंठल निकली हुई है इसी को हम कहते हैं पेडिसिल। ये पेडिसिल है, ठीक, पेडिसिल है। और पेडिसिल का अपर पार्ट, पेडिसिल का जो अपर पार्ट है, ये जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, ये वाला पार्ट, ये नीचे पेडिसिल, और इसका अपर पार्ट जो वाइडर हो जाता है, जिससे डिफरेंट फ्लोरल पार्ट इस पर इजीली सिचुएट हो सकें, इसे थैलेमस कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पेडिसिल, पेडिसिल का अपर पार्ट या टिप थैलेमस है। इसी थैलेमस पर ही फ्लावर के डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो किसी फ्लावर में कुछ पार्ट एक ज़्यादा या कम हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो पार्ट फ्लावर के हैं वो 4 पार्ट होते हैं। जो 4 बेसिक पार्ट फ्लावर के हैं, आउटर से इनर अगर इसको देखते चलें तो सबसे जो आउटर पार्ट है इसको सेपल कहते हैं। ऐसे सेकंड पार्ट जो है ये पेटल होता है। ये पेटल, जिसको पंखुड़ी कह सकते हैं, सब कलर्ड पार्ट फ्लावर का जो मैक्सिमम फ्लावर का पार्ट कवर करता है, ये पेटल हो गया। और थर्ड पार्ट इसका होता है स्टेमेन। यहाँ पर ये जो फिलामेंट लिखा गया है इसी को हम स्टेमेन कहना चाह रहे हैं। फिलामेंट इसलिए लिखा गया कि इसके 2 पार्ट हैं। ये जो फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो थैलेमस से निकली हुई है, इसे फिलामेंट कहते हैं। और ये जो अपर पार्ट इसका है इसे एंथर कहते हैं। तो 2 पार्ट एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके स्टेमेन होते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है पिस्टिल। पिस्टिल फ्लावर का ये इनर मोस्ट पार्ट है। ये इनर मोस्ट पार्ट, ये इसमें सबसे अपर पार्ट जो होता है, ये टिप ऑफ फ्लावर में अगर देखें यहाँ पर ये पार्ट, ये स्टिग्मा है। अब स्टिग्मा के नीचे का जो ट्यूबुलर पार्ट है, ये पार्ट, ये स्टाइल है। और स्टाइल के नीचे का ये वाइडर पार्ट जो बेसल पार्ट है, यही इसकी ओवरी है। तो 3 पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलके हो गए पिस्टिल आर कार्पेल। तो ये जो 4 पार्ट हो गए, सेपल, पेटल, स्टेमेन, पिस्टिल, ये फ्लावर के 4 पार्ट हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग अगर देखें तो इन 4 पार्ट्स में से आउटर 2 पार्ट सेपल एंड पेटल ये फ्लावर के हेल्पिंग पार्ट कहलाते हैं। और 2 पार्ट बाद में जो नाम लिए गए स्टेमेन और पिस्टिल, ये डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं सेपल और पेटल। जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो स्टेमेन और पिस्टिल है। और आगे हम स्टेमेन और पिस्टिल को लेकर के ही चर्चा करेंगे। और ये एक एलएस के थ्रू फ्लावर को दिखाया गया है। तो फ्लावर का एलएस जो है कभी कभी फिगर के लिए कहा जाता है, तो फिगर भी समझ लेंगे थोड़ा सा। एक नाम कभी कभी और पाते हैं, ये जो अभी हम नाम लिए, इसके अलावा कभी कभी कहा जाता है फ्लावर के 4 पार्ट कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम भी कहा जाता है। तो ये अलग नाम नहीं है। जो आउटर मोस्ट पार्ट है सेपल है, ग्रीन स्मॉल लीफ लाइक दिखता है सबसे आउटर पार्ट। एक फ्लावर में नंबर ऑफ सेपल अलग हो सकते हैं, लेकिन जितने सेपल होते हैं सबको मिला के कहते हैं कैलिक्स। मीन्स कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल, आर सेपल्स आर द यूनिट ऑफ कैलिक्स। whereas second part which is petal,
पेटल एक फ्लावर में नंबर अलग हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी होंगे, एक को पेटल कहते हैं और पेटल के ग्रुप को करोला कहते हैं। तो सेकंड वर्ल जो है फ्लावर का वो करोला है, इसकी यूनिट को पेटल कहते हैं या पेटल्स के ग्रुप को करोला कहते हैं। और थर्ड जो हमने स्टेमन बताया, एक फ्लावर के जितने स्टेमेंस होते हैं सबको मिला करके हम कहते हैं एंड्रूसियम। मीन्स एंड्रूसियम इज द ग्रुप ऑफ स्टेमेंस आर द यूनिट ऑफ एंड्रूसियम। सिमिलरली इनर मोस्ट पार्ट पिस्टिल, एक फ्लावर में नंबर ऑफ पिस्टिल जितने भी हों सबको मिला के हम कहते हैं गाइनोसियम। मीन्स गाइनोसियम इज द combination of pistil or carpels and carpel or pistil are the group of gynoecium is the group of carpels and carpel is the unit of gynoecium। ये 4 पार्ट हो गए। अब फ्लावरिंग प्लांट में अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को जाने तो इसको हम 3 पार्ट में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन होती है। तो अब कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो प्री फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं? तो सबसे पहला ये है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो इस इवेंट्स में और प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में हमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट को सीरियल से जानना है, स्टेमन को थोड़ा डिटेल में, फिर पिस्टिल को। तो सबसे पहले स्टेमन की बात करते हैं। स्टेमन, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके साथ समझना क्या है, पालन ग्रेन्स क्या हैं। तो स्टेमन में हमने पहले ही कह दिया इसके 2 पार्ट हैं। एक ये हो गया एंथर अपर पार्ट, और इसका थ्रेड लाइक पार्ट जो थैलेमस से लगा होता है इसे कहते हैं फिलामेंट। स्टेमन का जो फिलामेंट होता है उसके ऊपर वाइडर पार्ट ही एंथर है, और एंथर जनरली 2 लोब का बना होता है, इसीलिए इसे बाई लोब्ड कहते हैं। और ये एक लोब में 2 थीका होती है। सपोज ये आपने कह दिया एंथर है, एंथर का ये फर्स्ट लोब हो गया, ये सेकंड लोब हो गया। एक लोब में 2 पार्ट होते हैं, ऐसे ये स्ट्रक्चर हो गई, फर्स्ट सेकंड, ये दोनों मिला के एक लोब है, और लोब के फर्स्ट एंड सेकंड 2 थीका बनते हैं, यानी ये डाईथीकस होता है। एंथर बाइलोब्ड एंड डाईथीकस कहा जाता है। एक लोब में 2 थीका और एक एंथर में 2 लोब। बोथ द लोब्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यही बाद में डेवलप करके जो एंथर के इस तरीके से 4 कार्नर दिख जाएंगे। 4 कार्नर की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर हमने कहा, अब इसी को एक पार्ट को अगर डिटेल करें तो ऐसे इधर और ऐसे इधर, ये बीच का कनेक्टिव है, और इधर एक लोब के 2 थीका, सेम इधर भी एक लोब के 2 थीका हो गए। ये जो कार्नर्स हैं, यही कार्नर्स डेवलप होकर के आगे चल के माइक्रोस्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया की डेवलप्ड स्टेज, एक्चुअली इसमें बनना है माइक्रोस्पोर, इसलिए इस कार्नर को जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। एंजिया की मीनिंग होती है पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट हैव समथिंग, जिसमें कुछ रहता है। तो एंजिया के पहले कोई प्रीफिक्स लगा देते हैं जो लगा रहता है उसी से रिलेटेड। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट हैव द माइक्रोस्पोर। चर्चा अभी बाद में करेंगे, इसमें माइक्रोस्पोर बनता है इसीलिए इसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो यहाँ पर इसके बनने से पहले माइक्रोस्पोरेंजिया
डेवलप्ड स्टेज में ये पालन सैक कही जाती है, इसीलिए कहा गया है माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पालन सैक। अब अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की बात करें, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसको ज़रा इस फिगर से पहले कंपेयर कर देते हैं। ये फिगर है माइक्रोस्पोरेंजियम की। ये इनिशियल स्टेज यहाँ से स्टार्ट होती है, ये है, और फिर डेवलप्ड स्टेज में ये है, और फाइनल मैच्योरिटी के बाद जहाँ पर ये ड्राई हो करके फट जाती है, ये स्टेज थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 स्टेज को ज़रा समझिए। पहली बार ये दिखाया गया कंडीशन में कनेक्टिव है, आउटर कवरिंग लेयर जो पूरे एंथर को कवर करती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के अंदर पूरा एंथर कवर है, और ये 4 इसमें कार्नर हैं। 4 कार्नर कैसे बने हैं? 2 लोब हैं, ये इधर और इधर, और दोनों लोब में अलग अलग जो कार्नर हैं, एक लोब में 2 कार्नर, 1 2 1 2, यही एक्चुअली पालन सैक का काम करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम का काम करेंगे। और एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को देखें तो अब सेकंड पार्ट आते हैं यहाँ पर, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर। अब इसमें ज़रा लेयर की बात करते हैं, कौन कौन है। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे एपिडर्मिस कहते हैं, और इनर मोस्ट लेयर को टाइपिटम कहते हैं, और बीच की लेयर जो होती है, मिडिल लेयर एक होती है, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे एक लेयर होती है एंडोथीसियम। इन पार्ट्स को समझने के पहले थोड़ा सा एक डिटेल समझना होगा कि जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप नहीं हुई रहती है, उसके पहले एपिडर्मिस की लेयर तो रहती है, चारों कार्नर डेवलप नहीं हुए रहते हैं। बाद में एक सेल आती है जिसे आर्कीस्पोरियल सेल कहेंगे, फिर उसमें माइटोटिक डिवीजन होता रहता है, बहुत सी सेल्स बन जाती हैं, और इसी सेल से माइक्रोस्पोरेंजियम तक का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम तक स्ट्रक्चर बनती है, अगर बताएं, एक सेल बनती है, एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर्स होती हैं, मेंशन नहीं है यहाँ पर, समझने के लिए जान लीजिए, एपिडर्मिस के नीचे की लेयर को कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की हर कार्नर की कोई एक सेल जनरली अदर सेल की कंपैरिजन में डेवलप्ड हो जाती है, इसी को कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, आर प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होकर, सपोज ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे हर दोनों कार्नर की बात कर रहे हैं, एक लोब की या चारों कार्नर का, यहाँ पर जो लेयर है ये हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस में कई सेल हैं, लेयर बनी हुई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेवलप हो गई इसी को कह रहे हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है इसमें डिवीजन होता है एपिडर्मिस की तरफ से। सपोज ये सेल हो गई, इसमें डिवीजन ऐसे होगा, एक सेल आउटर साइड में बनेगी एपिडर्मिस की साइड में, और एक इनर साइड बनती है। जो एपिडर्मिस की साइड में बनती है इस सेल को कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, आरपीपी सेल। इनर साइड में जो सेल बनती है इसे कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, एपिडर्मिस के साइड में सेल है, इसमें डिवीजन होते रहने से एपिडर्मिस के नीचे 4 to 5 लेयर बन जाती, 4 to 5 सेल के थिकनेस वाली लेयर बन जाती है। सपोज एपिडर्मिस ये है, एपिडर्मिस के नीचे की ये एक सेल हो गई, 2 सेल हो गई, 3 हो गई, ऐसे 5 सेल लेयर। ये जो 5 सेल लेयर बन गई, इसमें से जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम सबसे आउटर यानी एपिडर्मिस के ठीक नीचे, और जो सबसे इनर है ये वाली प्राइमरी पेराइटल सेल से जो वाल बन गई 4 to 5 सेल थिकनेस वाली, उसमें जो इनर है
उसे टैपेटम कहते हैं। जो आउटर है इसे एंडोथीसियम कहते हैं, जिसकी थिकनेस 1 सेल होती है। तो एंडोथीसियम 1 सेल आउटर साइड में, टैपेटम 1 सेल इनर साइड में, और उसके बीच में बचा कितना, हमने कहा 4 to 5। तो अगर 4 लेयर रही होगी, दोनों के बीच में 2 सेल की लेयर बनी, अगर 5 रही होगी 3 बची, इसीलिए कहते हैं 2 से 3 सेल की जो थिकनेस होती है इसी कहते हैं मिडिल लेयर। तो अब आपकी बात समझ में आ गई, ये सेल कहाँ से आ गई, ये प्राइमरी पेराइटल सेल से जो पेराइटम बनी, पेराइटम का मतलब वाल बनी 4 to 5 सेल लेयर, उसके पार्ट हो गए आउटर साइड में एपिडर्मिस की साइड में एंडोथीसियम, इनर साइड में टैपेटम और बीच में मिडिल लेयर। हाँ, आर्किस्पोरियल सेल से हमने कहा था 2 सेल बनती है, एक प्राइमरी पेराइटल सेल और एक अंदर स्पोरोजिनस सेल। तो ये जो स्पोरोजिनस सेल है इसके डिवीजन से जो सेल बनती हैं इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अंदर की तरफ जो सेल बनेंगी इन्हें कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये वाल हो गई, इसके अंदर ये जो सब सेल्स हैं, ये वाली जो सेल सब दिख रही हैं, यही सब हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स जानते हैं स्पोरोफिटिक होते हैं, इनकी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, अर्थात क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये भी डिप्लॉयड है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियाटिक डिवीजन होता है। इस मियाटिक डिवीजन से एक माइक्रोस्पोर मदर से 4 हैप्लॉयड सेल बनती हैं, इन्हीं को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो ये आपने प्रोसेस जान लिया माइक्रोस्पोर कैसे बना, और माइक्रोस्पोर के बनने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो आपने ये स्टेप पढ़ा, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इन माइक्रोस्पोरेंजियम आर डेवलप्ड स्टेज में पालेंसैक। तो पालेंसैक में जो माइक्रोस्पोर्स बने, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने, और ये 4 माइक्रोस्पोर जो एक माइक्रोस्पोर से बने हैं इनका जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है, ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियासिस। यही माइक्रोस्पोर अल्टीमेट डेवलप होकर के पालन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पालन ग्रेन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पालन ग्रेन जनरली एक सेल ही है, हैप्लॉयड सेल है। इसमें 2 लेयर होती हैं जो बेसिकली आपको जानना है डेवलप्ड कंडीशन में। एक आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसे कहेंगे एक्जाइन, आउटर मोस्ट लेयर को एक्जाइन कहते हैं, और सेकंड लेयर जो होती है इसे इंटाइन कहते हैं। तो 2 लेयर हो गई पालन ग्रेन की, एक एक्जाइन और दूसरी है इंटाइन। इनर लेयर एक्जाइन रफ होती है, स्मूथ वाल नहीं होती है, और इंटाइन स्मूथ होती है। और एक्जाइन के फॉर्मेशन के लिए एक बात आती है, ये स्पोरोपालेनिन नामक सब्सटेंस की बनी होती है जो इसको एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पालन ग्रेन्स बहुत लंबे समय तक अनफेवरेबल कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में भी वो अपनी लिविंग प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो ये एक्जाइन स्पोरोपालेनिन, क्वेश्चन पूछ जाता है एक्जाइन किस सब्सटेंस की बनी है, तो एक्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपालेनिन व्हिच प्रोटेक्ट द पालन ग्रेन ड्यूरिंग द एडवर्स सिचुएशन लाइक हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रांग एसिड एंड एल्कलाइन सिचुएशन। एक्जाइन में जनरली एक एपर्चर होता है, ये प्रोमिनेंट एपर्चर है जो जर्मिनेशन में हेल्प करता है, इसी को कहते हैं जर्म पोर। तो जर्म पोर इज द एपर्चर प्रेजेंट इन द
एग्जाइन, इसी से हो करके जब पालन ग्रेन के हम जर्मिनेशन की बात करेंगे तो इसी से पालन ट्यूब बाहर निकलती है। अब ये पालन ट्यूब कैसे निकलती है और इसका आगे क्या रोल है, हम रिप्रोडक्शन के अगले फेज में इसकी चर्चा करेंगे। अभी पालन ग्रेन का फॉर्मेशन और इसकी स्ट्रक्चर तक की हम चर्चा कर रहे हैं। आगे ऐसे पिस्टिल के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस की चर्चा करनी है, तब इसका काम आएगा। तो पालन ग्रेन के जर्मिनेशन की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज अभी हमने बताया फ्लावर की स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पालन ग्रेन के जर्मिनेशन के बाद जो होना है वो दे तो दिया गया यहीं पर, लेकिन इसका हमारे हिसाब से अभी कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। तो ये करते हैं, अगले में हम मेगा स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर और मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।